जिस पत्नी को मनहूस कहकर घर से निकाला, 7 साल बाद वही आईएएस बनकर पति की झोपड़ी पहुंची। दोस्तों, ये सच्ची कहानी उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की है, जहां एक छोटे से गांव के किनारे नदी के पास बनी एक फूस की झोपड़ी खड़ी थी। कभी इस झोपड़ी में नई नई शादी की मीठी उम्मीदें बसाई गई थी, सपने सजाए गए थे। लेकिन धीरे धीरे ताने, तनाव और कटुरता ने उन उम्मीदों को खोखला कर दिया। इसी झोपड़ी में रहता था आर्यन, एक मेहनती और ईमानदार युवक जो जीवन में आगे बढ़ने की तमन्ना रखता था, लेकिन हर कोशिश के बाद और ज़्यादा टूटता चला गया। उसका छोटा मोटा व्यापार कभी थोड़ा चलने लगता, कभी अचानक पूरी तरह बैठ जाता। कर्ज का बोझ, लगातार नुकसान और पुराने मुकदमों ने उसे मानसिक और शारीरिक रूप से थका दिया था। आर्यन की माँ इस झोपड़ी की सबसे प्रभावशाली और सख्त आवाज़ थी। उम्र बढ़ने के साथ उसका विश्वास और कट्टरता और गहरी होती गई। उसके लिए हर बुरी घटना का कारण पहले से तय रहता था, और जब से सिया इस घर में बहू बनकर आई थी, माँ की नज़र में वही हर परेशानी, हर नुकसान की जड़ बन चुकी थी। जब से ये लड़की हमारे घर में आई है, तब से कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। ये वाकया रोज घर की मिट्टी की दीवारों से टकरा कर वापस लौटता था, जैसे कोई अभिशाप हो। सिया सब कुछ चुपचाप सुनती थी, हर ताना, हर इल्ज़ाम, हर ठंडी और हर तिरस्कार भरी नज़र, लेकिन उसने कभी मुंह से जवाब नहीं दिया। वह सुबह सबसे पहले उठती, पूरा घर संभालती, सास की हर ज़रूरत का ख्याल रखती, सेवा करती और आर्यन के लिए हौसला बनकर खड़ी रहती। उसे पूरा विश्वास था कि समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेहनत ज़रूर एक दिन रंग लाएगी और ये बेबुनियाद इल्ज़ाम खुद ब खुद मिट जाएंगे। लेकिन कुछ सोचे समय के साथ नहीं बदलती, बल्कि और ज़्यादा जहर बन जाती है। एक दिन वह खबर आई जिसने घर की आखिरी उम्मीद भी छीन ली। पुरखों की वो आखिरी ज़मीन का मुकदमा पूरी तरह हार गया। वो ज़मीन जिसे अंतिम सहारा मानकर आर्यन ने खुद को किसी तरह संभाले रखा था, अब हमेशा के लिए हाथ से निकल चुकी थी। जब आर्यन शाम को घर लौटा तो उसकी चाल में सिर्फ थकान नहीं, पूरी हार झलक रही थी। उसने माँ की तरफ देखा, कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन शब्द गले में ही अटक गए। माँ सब समझ गई और उसी पल उसका सारा धैर्य टूटकर बिखर गया। देख लिया ना, उसकी आवाज़ में क्रोध और दुख दोनों थे। मैं पहले से कहती थी, ये औरत हमारे घर के लिए अभागन है, मनहूस है। सिया चुपचाप कोने में खड़ी रही। उसकी आंखें झुकी हुई थी, लेकिन दिल जोर जोर से धड़क रहा था। माँ की आवाज़ और तेज हो गई, आज सब फैसला हो जाएगा, या ये रहेगी इस घर में या मैं रहूंगी। झोपड़ी में घना सन्नाटा छा गया। दिए की लौ डगमगाने लगी। आर्यन का सिर अपने आप झुक गया। वह अच्छी तरह जानता था कि यह सब गलत है। वह जानता था कि सिया ने कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन उस पल माँ के सामने खड़े होने की हिम्मत उसमें बाकी नहीं थी, और उसी कमजोरी के चलते उसने वह शब्द कह दिए जो किसी पत्नी को जीवन भर नहीं सुनने चाहिए। सिया, तुम यहाँ से चली जाओ। सिया ने उसकी तरफ देखा। उस नज़र में हैरानी नहीं, सिर्फ गहरा दर्द और टूटन थी। माँ ने आगे बढ़कर कठोर स्वर में कहा, अभी के अभी और हमेशा के लिए। कुछ पल सिया कुछ नहीं बोली, फिर बहुत शांत लेकिन नर्म आवाज में कहा, मैं मनहूस नहीं हूँ आर्यन, लेकिन आज तुमने साबित कर दिया कि तुम कमज़ोर हो। आर्यन की आंखें भर आई, लेकिन वह चुप रहा। सिया अंदर गई, अपने थोड़े बहुत कपड़े समेटे। उसने कुछ भी नहीं मांगा, ना सहारा मांगा, ना कोई अपनी सफाई दिया। दरवाजे पर रुककर उसने सिर्फ इतना कहा, जिस दिन तुमने मुझे इस घर से निकाला, उसी दिन मैंने ठान लिया कि मैं अपनी ज़िंदगी खुद अपने हाथों से लिखूंगी। और वो घने अंधेरे वाली रात में झोपड़ी से बाहर निकल गई। दरवाज़ा बंद हुआ और उसके साथ एक पत्नी की चुप्पी और विश्वास भी हमेशा के लिए बंद हो गया। उस रात के बाद सिया की ज़िंदगी में दिन और रात का फ़र्क मिट गया। सड़कें वही थी, आसमान वही था, लेकिन उसके अंदर सब कुछ बदल चुका था। जिस झोपड़ी से वह निकली थी, वह सिर्फ एक घर नहीं था, वह उसका भरोसा था, उसका रिश्ता था, उसकी पूरी पहचान थी। और जब वह सब एक पल में छिन गया, तो सिया के पास रोने का हक भी जैसे छिन गया। पहली रात उसने बस स्टैंड की ठंडी बेंच पर गुजारी।
रात की कड़कड़ाती हवा उसके शरीर को नहीं, उसकी हिम्मत को चीर रही थी। आसपास लोग आते जाते रहे, लेकिन किसी ने नहीं पूछा कि ये युवती इतनी रात गए यहाँ अकेली क्यों बैठी है। सिया ने खुद से वादा किया कि वह किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगी। अगर जिंदगी ने उसे अकेला छोड़ दिया है तो वह भी जिंदगी से अकेले ही मुकाबला करेगी। अगली सुबह वह शहर की ओर चल पड़ी। न कोई पता था, न कोई सहारा, सिर्फ एक ठोस फैसला, पीछे मुड़कर नहीं देखना। शहर उसके लिए बिल्कुल आसान नहीं था। यहाँ भीड़ थी, शोर था, अवसर थे, लेकिन अपनापन कहीं नहीं। उसने कई जगह काम मांगा, कई जगह उसे ऊपर से नीचे तक घूर कर देखा गया। कहीं कहा गया अनुभव नहीं है, कहीं कहा गया अकेली औरत को रखना जोखिम है, तो कहीं बिना कुछ बोले ही इनकार कर दिया गया। आखिरकार उसे एक छोटी सी चाय की दुकान पर काम मिल गया। मालिक ने सिर्फ इतना कहा था, ईमानदारी और मेहनत करोगी तो पैसा मिलेगा। सिया को इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए था। वह सुबह तड़के उठाती, दुकान साफ करती, चाय बनाती, ग्राहकों के ताने और फबतियां सुनती और शाम तक पैरों पर खड़ी रहती। पैर सूज जाते, हाथ जल जाते, कमर दुखने लगती, लेकिन दिमाग में एक ही आवाज गूंजती रहती, मैं मनहूस नहीं हूँ। रात को दुकान बंद होने के बाद उसकी असली जंग शुरू होती। वो पास की एक सरकारी लाइब्रेरी में जाती। पहले दिन तो बस अंदर जाकर किताबों को निहारती रही। इतनी सारी किताबें, इतनी सारी दुनिया। वह एक कोने में चुपचाप बैठ गई। शुरुआत में उसे समझ नहीं आता था कि क्या पढ़ें, लेकिन अखबार पढ़ते पढ़ते उसकी नज़र एक खबर पर ठहर गई। यूपीएससी परीक्षा परिणाम घोषित। तस्वीरों में कुछ चेहरे थे, आंखों में गजब का आत्मविश्वास। नाम के आगे लिखा था आईएएस। उस दिन पहली बार सिया ने अपने दर्द को किसी सकारात्मक दिशा में बदलते हुए महसूस किया। उसने खुद से सवाल किया, अगर हालात किसी औरत को तोड़ सकते हैं तो क्या वही हालात उसे और मजबूत बनाकर नहीं खड़ा कर सकते। उस रात उसने लाइब्रेरी से पहली किताब जारी करवाई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और फिर सिलसिला चल पड़ा। दिन में चाय की दुकान पर खटना, रात में किताबों से दोस्ती। नींद दिन ब दिन कम होती गई, लेकिन इरादे दिन ब दिन और पक्के होते गए। पहले साल उसने परीक्षा दी और असफल रही। दूसरे साल भी, तीसरे साल भी, चौथे, पांचवें, छठे साल भी। हर असफलता के बाद आर्यन और सास के शब्द उसके कानों में गूंजते। तुम्हारे आने के बाद ही सब बुरा होने लगा। और वही शब्द उसे अगली सुबह फिर किताबों के सामने बिठा देते। उसने कभी किसी को नहीं बताया कि वह कौन है, कहाँ से आई है। लोग उसे बस एक मेहनती, चुप और लगनशील लड़की के रूप में जानते थे, जो कभी शिकायत नहीं करती थी, कभी थकान नहीं दिखाती थी। साल दर साल गुजरते गए। उसका पहनावा बदल गया, बोलने का लहजा बदल गया, सोच बदल गई, लेकिन आंखों में वही पुराना दर्द आज भी था। बस अब वह कमजोरी नहीं, एक अटूट ताकत बन चुका था। 7वां साल आया। परीक्षा के अंतिम इंटरव्यू के बाद वह बाहर निकली तो पहली बार उसके हाथ कांप रहे थे। वह जानती थी कि उसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है। जब परिणाम आया तो वह चाय की दुकान पर काम कर रही थी। एक लड़का दौड़ता हुआ आया और चिल्लाया, दीदी तुम्हारा नाम लिस्ट में है। सिया ने अखबार हाथ में लिया, अपना नाम देखा। एक पल के लिए समय जैसे रुक गया। उसने वहां कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप बाहर निकल आई। उस शाम पहली बार उसने आसमान की ओर देखकर मुस्कुराया। ना घमंड था, ना शोर, बस एक गहरा सुकून था कि वह हार नहीं मानी थी। समय बदल गया, सिया की पहचान बदल गई। अब लोग उसे सम्मान और आदर से देखने लगे थे। और उसी वक्त उसी गांव में आर्यन की जिंदगी ठीक वहीं अटकी हुई थी। वह मजदूरी और दिहाड़ी पर काम करता था। माँ की जिद और कटुता दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। झोपड़ी और ज्यादा जर्जर हो चुकी थी, जैसे समय की सजा भुगत रही हो। कभी कभी रात को आर्यन नींद से चौंक कर उठ बैठता। उसे लगता जैसे दरवाजे पर कोई खड़ा हो, लेकिन वहां कोई नहीं होता। वह चुपचाप बाहर निकलकर आसमान देखता और खुद से बार बार पूछता, क्या मैं गलत था? उस सवाल का जवाब उसके पास कभी नहीं आया। बस पछतावा दिन ब दिन बढ़ता गया। लेकिन कुछ समय बाद एक सुबह गांव की हवा सचमुच अलग सी लग रही थी। हालांकि किसी को ठीक ठीक समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्यों। सूरज रोज की तरह ही उगा था। वही हल्की सुनहरी किरणें कच्चे रास्तों पर फैल रही थी, लेकिन उस रोशनी में आज कुछ अनकहा सा घुला हुआ था। हवा जब भी गलियों से गुजर रही थी
तो सिर्फ धूल नहीं उड़ा रही थी, बल्कि जैसे किसी बड़े बदलाव की आहट भी साथ ला रही थी। कच्ची गलियों में लोग रोज की तरह अपने काम में व्यस्त थे। उसी गली के अंतिम छोर पर वही पुरानी झोपड़ी खड़ी थी। मिट्टी की दीवारें समय के मार से और कमजोर पड़ चुकी थी। आर्यन उस दिन भी मजदूरी पर जाने की तैयारी कर रहा था। फटी हुई कमीज जिसे उसने कई बार सिलवाया था, थके हुए हाथ जिनमें मेहनत की गहरी लकीरें उभर आई थी। वह चुपचाप पुरानी चप्पलें पहन रहा था। अंदर माँ बैठी कुछ बुदबुदा रही थी। झोपड़ी के अंदर बाहर एक सी उदासी फैली हुई थी। तभी दूर से गाड़ियों की आवाज आई। सरकारी गाड़ियां, सफेद रंग की चमचमाती जीपें और उनके साथ वह सख्त व्यवस्था जो इस गली में आम दिनों में कभी नहीं दिखती थी। यहाँ कौन आ रहा है? किसी ने धीमी आवाज में पूछा। जीपें आकर रुकी। धूल का गुब्बारा उठा और धीरे धीरे बैठ गया। दरवाजा खुला और गाड़ी से जो उतरी उसने पूरी वातावरण को जैसे अस्थिर कर दिया। सिया, लेकिन यह वह सिया नहीं थी जो कभी सिर झुकाकर नजरें नीची रखकर चलती थी। यह एक पूरी तरह अलग लड़की थी। सीधी चाल, आत्मविश्वास से भरे कदम, अस्थिर नजरें जिनमें न घबराहट थी न संकोच। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। गली, लोग, पुराने घर, हर चेहरा कहीं ना कहीं परिचित था। लोग फुसफुसाने लगे, ये कौन है? कोई बड़ी अफसर लग रही है। सिया ने अपनी टीम की तरफ देखा और शांत लेकिन पूरे आत्मविश्वास के साथ नर्म आवाज में निर्देश देने लगी। उसी वक्त माँ झोपड़ी के बाहर आई। जैसे ही उसकी नजर सिया पर पड़ी, वह ठिठक गई। दिल ने तुरंत पहचान लिया, लेकिन दिमाग ने इनकार कर दिया। तभी वह आदमी आगे आया जिसने सालों पहले जमीन पर कब्जा कर लिया था। वह आदमी अकड़ कर खड़ा हुआ। यहाँ क्यों आए हो? यह हमारी जमीन है। सिया ने उसकी तरफ देखा, नजर ठंडी लेकिन साफ। कागजात दिखाइए, उसने शांत स्वर में कहा। आदमी हंस पड़ा। तुम कौन होती हो पूछने वाली? सिया ने जेब से अपना आधिकारिक परिचय पत्र निकाला और आगे बढ़ाया। उस पल आदमी की हंसी हवा में ही जम गई। मैं इस जिले के जिम्मेदार आईएएस अफसर हूँ, सिया ने बहुत शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा। और आप अभी सरकारी काम में बाधा डाल रहे हैं। पीछे खड़ा आर्यन ये सब देख रहा था। उसके पैर जमीन से चिपक से गए थे। सिया, शब्द उसके मुंह से अपने आप निकल गया। सिया ने उसकी तरफ एक पल देखा। उस नजर में न गुस्सा था न करुणा, बस एक साफ दूरी थी, ठंडी, अस्थिर और अपरिवर्तनीय। आर्यन आगे बढ़ा। उसके हाथ कांप रहे थे। सिया, मैं... लेकिन सिया ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। यह आईएएस अफसर सिया बोल रही है, उसने पूरी तरह औपचारिक और सीधे स्वर में कहा। मैं यहाँ किसी निजी रिश्ते की वजह से नहीं बल्कि अपने कर्तव्य की वजह से आई हूँ। आदेश मिलते ही टीम ने काम शुरू किया। नाप जोख हुई, कागजात निकाले गए। आर्यन वहीं खड़ा रह गया। उसकी आंखें झुकी हुई थी। माँ आगे बढ़ी। वह बस सिया को देखती रही। उसकी आवाज कांप रही थी। सिया ने उसकी तरफ एक पल देखा, फिर नजर हटा ली। उस दिन के बाद गांव की गलियां पहले जैसे नहीं रही। सिया हर सुबह उसी गली में आती। लोग उसे अब सिर्फ अफसर नहीं बल्कि एक विश्वसनीय सहारे की तरह देखने लगे थे। वह सब कुछ देखती समझती, लेकिन निजी भावनाओं को कभी अपने काम के बीच नहीं आने देती थी। आर्यन दूर से ये सब देखता रहता। उसे याद आता कि यही औरत कभी उसके घर की ताकत थी और उसने ही उसे सबसे मुश्किल वक्त में बाहर कर दिया था। एक दिन उसे बुलावा मिला। आर्यन अंदर गया तो उसके हाथ कांप रहे थे। सिया मेज के पीछे फाइलें पढ़ रही थी। उसने आर्यन को देखा। आपके इलाके में एक नई विकास योजना शुरू हो रही है, सिया ने औपचारिक लहजे में कहा। स्थानीय लोगों की जरूरत है। अगर आप काम करना चाहें तो नियमों के अनुसार आपको जिम्मेदारी दी जा सकती है। आर्यन की आंखें भर आई। मैं काम करूंगा, पूरी ईमानदारी और मेहनत से करूंगा। सिया ने सिर्फ सिर हिलाया। यह कोई एहसान नहीं था, यह एक न्याय था। उधर माँ ये सब देखकर भीतर ही भीतर टूट चुकी थी। जिस औरत को उसने मनहूस कहा था वही आज पूरे इलाके की किस्मत बदल रही थी। एक शाम माँ खुद चलकर सिया के सामने आई। वह कुछ बोल नहीं पाई, बस धीरे धीरे झुक गई। सिया तुरंत आगे बढ़ी और उसे सहारा दिया। ऐसा मत कीजिए, उसने कहा। माँ रोते हुए बोली, मेरी सोच गलत थी, मैंने अंधविश्वास में सब कुछ खो दिया। सिया ने उसे बैठाया और कहा, मनहूस कोई इंसान नहीं होता,
मनहूस वह सोच होती है जो दूसरों को गिराकर खुद को सही समझती है। कुछ दिन बाद सिया ने आर्यन को फिर बुलाया। आर्यन ने बहुत हिम्मत जुटाकर कहा, अगर मैं मजबूत होता। सिया ने उसकी बात पूरी नहीं होने दी। तुमने मुझे मनहूस कहा था, उसने बिना किसी आरोप के कहा, लेकिन उन्हीं शब्दों ने मुझे खड़ा किया। आज मैं यहाँ किसी पुराने रिश्ते की वजह से नहीं हूँ, अपने कर्तव्य की वजह से हूँ। आर्यन के आंसू बह निकले। वह जानता था कि कुछ चीजें वापस नहीं आती। तुम एक अच्छे इंसान बन सकते हो, सिया ने कहा, बस वही तुम बनो। इसके बाद वह मुड़ी और धीरे धीरे आगे बढ़ गई। कुछ ही दिनों में इलाके में नई इमारतों की नींव पड़ने लगी। स्कूल की मजबूत दीवारें उठी। एक सुबह सरकारी काफिला फिर उसी गली से निकला। आर्यन गली के किनारे खड़ा था। उसके चेहरे पर पछतावा तो था, लेकिन एक नई समझ भी थी। जिंदगी में हार और जीत किस्मत से नहीं, उस सोच से तय होती है जिससे हम दूसरों को देखते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके दिल में ये कहानी छू गई हो तो जरा सोचिए कि हमारे आसपास भी कोई ऐसा इंसान तो नहीं जिसे हम बिना सोचे समझे मनहूस ठहरा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ऐसी कहानियां समाज को सही आईना दिखाती है तो इसे लाइक कीजिए और चैनल TR हिंदी कहानी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर किसी अच्छी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।